Hello everyone, this is Maitri Bharadwaj, and in today's class, we will be studying about digestion of food, how digestion takes place from your mouth, then buccal cavity, and rest parts. In the last lecture, we studied about the structure, about the layers of alimentary canal, and about the associated glands. So today we are starting with digestion of food in the buccal cavity. In the buccal cavity, we have teeth and the tongue, muscular tongue. Now they help in two functions. First is mastication of food, and second is facilitation of swallowing. This is done with the help of the teeth and the tongue, along with saliva, which is secreted by the salivary glands. Then, this saliva, it produces the mucus, and this mucus, it helps in lubricating and adhering the masticated food particles. मीन्स जो खाना खाया है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है, तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होके उसको लुब्रिकेट करता है ताकि वो एक ऐसा फॉर्म हो जाए ताकि हम लोग उसे अच्छे से निगल सके. ठीक है, so that we are able to swallow it. ठीक है, so after mixing it with the saliva, ठीक है, with the masticated food, it forms bolus, and this bolus, it moves through the pharynx, then to the esophagus. So when this bolus moves from your buccal cavity to the pharynx and then to the esophagus, ये जो पूरा distance cover करता है, this is done through a process which is called as swallowing or deglutition. ठीक है, जब इसोफेगस से स्टमक की तरफ जा रहा होता है थ्रू गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो उसमें जब फूड मूव करता है तो उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं. पेरिस्टालसिस मीन्स कि द फूड जो भी आपने खाया है वो इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ आया, फिर उसके बाद ये फूड आगे बढ़ेगा, तो फिर ऐसे करके मीन्स ऐसे करके ये जो मूवमेंट होता है इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाई दिस स्फिंक्टर इज प्रोवाइडेड. दिस स्फिंक्टर इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक. ठीक है, नाउ सलाइवा के साथ मिक्स होता है, मींस सलाइवा इज प्लेइंग सम इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट सलाइवा. सलाइवा इट कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na positive, K positive and Cl negative and carbonate ions, right? Along with the electrolytes, it also contains some enzymes like salivary amylase. Salivary amylase, we all know that this is carbohydrate splitting enzyme. Salivary amylase starch को convert करेगी डाइसेक्राइड में. ठीक है, so salivary amylase एक carbohydrate splitting enzyme है. ठीक, and lysozyme, we all know this is an antibacterial enzyme. ठीक, it prevents the infection. Now salivary amylase, हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज है, तो हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कोई भी ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें स्टार्च का कंटेंट ज्यादा है, तो उसका जो 30% स्टार्च है वो हमारे बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो चुका होता है केमिकली. ठीक है, बायोकेमिकली. सो 30% ऑफ स्टार्च यहीं पे हाइड्रोलाइज हो जाता है. एंड जो कंडीशंस होती हैं सलाइवरी अमाइलेज का, दैट pH जो होता है वो 6.2 होता है and the starch get converted into maltose. Okay, maltose, which is a disaccharide, and lysozyme is an antibacterial agent that prevent the infection. So ये जो पूरा अभी हम लोग ने पढ़ा ये था आपका बकल कैविटी का. ठीक, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ से केवल मूवमेंट होती है फ्रॉम योर बकल कैविटी टू द स्टमक. फिर उसके बाद बकल कैविटी में हुआ डाइजेशन केमिकली, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लेकिन यहाँ पर फैट या फिर आप कहो मिनरल्स या विटामिन इसका कुछ नहीं होता है, प्रोटीन्स का कोई डाइजेशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टमक पे. ना स्टमक में हम लोग ने पढ़ा था दैट जो स्टमक का जो म्यूकोसा रीजन है, आप
लास्ट लेक्चर देखना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो म्यूकोसा रीजन है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टमक में जो फूड होता है दैट इज स्टोर्ड फॉर 4 to 5 hours, ठीक। एंड दिस फूड हमारे स्टमक में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल होता है जिसका नाम है पेरियाटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पेरियाटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स they secrete HCl, and when the food it mixes with this HCl, this acidic gastric juice, then it forms chyme, ठीक है। this is called as a chyme, and ये काइम जो है एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हुआ जो कि स्टमक में स्टोर रहता है फॉर 4 to 5 hours आफ्टर होल चर्निंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक। अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जो स्टमक है इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज द म्यूकस नेक सेल, सेकेंड इज द पेप्टिक सेल एंड थर्ड इज द पेरियाटल सेल। नाउ म्यूकस नेक सेल में वर्ड म्यूकस है तो इसी से समझ में आ जाता है दैट यस ये सिक्रीट करेगा म्यूकस। अब जो स्टमक में पहले से ही जो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो म्यूकस अलोंग विद दिस बाइकार्बोनेट ये हेल्प करता है लिब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड HCl। अब जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फॉर मेकिंग पेप्सिनोजेन एक्टिव इन फॉर्म लाइक पेप्सिन, तो अब HCl एक हाईली एसिडिक सब्सटेंस है, इससे जो स्टमक है उसमें कुछ हार्म भी हो सकता है, ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर लिब्रिकेट करता है स्टमक को और प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है पेप्टिक सेल जिसको चीफ सेल्स भी कहते हैं। Now these peptic cells or the chief cells they secrete a proenzyme which is pepsinogen. Proenzyme का मतलब the enzyme which is in an inactive state, not still active, ठीक है। अब this pepsinogen in the presence of HCl, ठीक है, HCl के presence में pepsin में convert हो जाएगा and this pepsin is an active enzyme. This is a proteolytic enzyme, and what it does, it helps in conversion of this protein into the proteoses, right, proteoses and peptones, ठीक है। एंड द थर्ड वाज योर पेरियाटल और द ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसका पहला काम है कि वो HCl को सिक्रीट करे और दूसरा काम है टू सिक्रीट द इंट्रिंसिक फैक्टर। व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक फैक्टर? जब भी हम लोग विटामिन B12 वाला खाना लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो ये जो फैक्टर होता है ये हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट विटामिन B12, ठीक है। दिस इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, फ्रॉम आवर फूड। अब इसके बाद इसके अलावा एक तो पेप्सिन हो गया, दूसरा रेनिन, एक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन। रेनिन एक्चुअली इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग द मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड थोड़े अमाउंट में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। लाइपेज का काम होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो मतलब स्टमक में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, अगर इन्फेंट है तो फिर रेनिन प्रेजेंट है जो कि मिल्क का डाइजेशन कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे फैट का भी डाइजेशन हो रहा है इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, लेकिन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक, ना ही विटामिन या मिनरल से रिलेटेड, ठीक है, ना ही न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, ठीक। ओके, नाउ कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेन काम होता है ना सारे मूवमेंट्स का, मिक्सिंग करने का, सिक्रीशन का, वो मस्कुलरिस लेयर करता है। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली सरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, ठीक है। तो ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये मेन लेयर इसमें काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 सिक्रीशंस होते हैं, ठीक। मैंने तीनों को खूब अच्छे से डिफरेंशिएट करके लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसके अंडर में आता है, ठीक है। फर्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस हम लोग ने पढ़ा था दैट कि जो पैनक्रियाज है और जो गॉल ब्लैडर और इधर कॉमन बाइल डक्ट जो खुदाई ओपन होता है और जो पैनक्रियाज का जो होता है डक्ट, दोनों मिलकर जब ड्यूडेनम में ओपन होते हैं
तो हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं। ये मैंने डायग्राम बना के भी शो किया था, आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ये पैनक्रेटिक जूस ड्यूडेनम में आता है। इसमें कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ये सारे के सारे इनएक्टिव है। जो आपको ट्रिप्सिनोजन है, अब ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रीट करेगा एक एंजाइम व्हिच इज नोन एज एंटेरोकाइनेज। वो इस ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। एंड देन ये ट्रिप्सिन जो बनेगा ना, कि बाकी सबको मींस काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज एंड लाइपेज एंड न्यूक्लियस, इन सबको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ आया। ये था पैनक्रियाटिक जूस। बाइल की बात करूं, बाइल भी हेपाटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ही रिलीज होगा ड्यूडेनम में। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट कोई एंजाइम नहीं होगा। बाइल कंटेन्स नो एंजाइम। ठीक, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं दैट इज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये अच्छे से ध्यान रखना। एंड बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम। इसके अलावा जो बाइल है हेल्प करता है इन एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इन द स्मॉल मिसल्स के फॉर्म में डाइजेशन के लिए। देन इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जूस जो होता है वो किससे बनता है, जो पहली बार सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा मतलब माइक्रोविलाई के बारे में कह रहा है। हम लोग ने एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें फिंगर लाइक अपीयरेंस बनी थी, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये जो यहाँ पर फिर इसके ऊपर ऐसे करके था, ऐसे करके ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस विलाई की, म्यूकस के में ही था ये, जिसको विलाई कहते थे। ठीक है, तो ये जो विलाय का हुआ सिक्रीशन, उसके साथ साथ जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसल एपिथेलियम है, जो आउटर लेयर है म्यूकोसा का, ठीक है, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको गॉबलेट सेल्स कहते हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ये जो म्यूकस है दैट इज द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, mucus which is a secretion of goblet cells along with the secretion of the brush border cells of mucosa, इन दोनों को मिलाकर जो जूस फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये पूरा अभी मैं ड्यूडेनम के बारे में बात कर रही हूँ, दैट सी शेप्ड ऑर्गन ड्यूडेनम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव कि अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मैंने बताया भी, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है वो सिक्रीट करता है एंटेरोकाइनेज को, ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिवेट करता है बाकी सारे पैनक्रियाटिक जूसेस को। ठीक है, अब बाइल, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, अलोंग विद दैट इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। नाउ इमल्सिफिकेशन का मतलब दैट मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मसल्स, ये भी मैं बता चुकी। देन वी हैव कि ये इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, दैट इसमें भी कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स का नाम पड़ा है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, देन न्यूक्लियस, लाइपेज। सिमिलरली बाइल में भी पड़ा बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बाइल बट नो एंजाइम। ठीक है, उसी तरीके से इंटेस्टाइनल जूस में भी कुछ एंजाइम्स हैं लाइक डाइसेक्राइडेजेस, जो डाइसेक्राइड जब डाइसेक्राइडेजेस है मतलब डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में करेगा, है ना। डाइपेप्टाइडेजेस जो अब जो पेप्टाइड फॉर्म हुए हैं डाइपेप्टाइड को पेप्टाइड में करने वाले, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड एंड एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि देखो अभी स्टमक में जो खाना स्टोर हुआ है उसको काइम कहते हैं। काइम किससे बना है, एक एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस है जो कि एसिडिक है क्योंकि HCl उसमें है। ठीक है, उसके साथ बना है
अलॉन्ग विद दैट उसमें बाइकार्बोनेट भी मिक्स हुआ है, म्यूकोसा के साथ बाइकार्बोनेट मिक्स हुआ है, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा स्टमक से जब ड्यूडेनम में आएगा तो ओवरऑल देखेंगे कि इसमें एसिडिक नेचर भी है, कुछ अल्कलाइन नेचर भी है, इससे ड्यूडेनम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ड्यूडेनम को इससे बचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? तो जो म्यूकस है, ठीक है, पैनक्रियास से जो म्यूकस सिक्रीट होगा वो हेल्प करेगा। देन बाइकार्बोनेट्स अगेन फ्रॉम द पैनक्रियास एंड सम म्यूकोसल ग्लैंड दैट इज ब्रूनस ग्लैंड, ये तीनों मिलकर ड्यूडेनम की हेल्प करेंगे उसके सब म्यूकोसल इंटेस्टाइनल म्यूकोसल रीजन को एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब स्टमक में जो काइम बना था वो पार्शियली हाइड्रोलाइज था, जिसमें ये प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस थे। नाउ व्हेन दे आर ट्रीटेड with the enzymes like trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, then they are converted into dipeptidase. अब ये जो डाइपेप्टाइडेज फॉर्म हुआ है ना, ये ड्यूडेनम में फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये माइंड में रखो। अब ये जो ड्यूडेनम में फॉर्म हुआ है डाइपेप्टाइडेज, ये पैनक्रियाटिक जूस के कारण अब ये डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये डाइपेप्टाइडेज जब इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प लेगा तो फिर ये डाइपेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड है, ठीक है, दिस इज डाइपेप्टाइड। नाउ व्हेन इट विल कम in under the influence of dipeptidase, then it will be converted into a more simpler form, ठीक है, more simpler form, that is peptide. देन कार्बोहाइड्रेट में भी वैसा ही है, कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड है स्टार्च के फॉर्म में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में ये डाइसेकेराइड, ये जो पॉलीसेकेराइड है पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये डाइसेकेराइड इंटेस्टाइनल जूस में जो डाइसेकेराइडेज है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये डाइसेकेराइडेज इसके प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइडेज, मोनोसेकेराइड, ओके, मोनोसेकेराइड। सिमिलरली फैट लाइपेज की हेल्प से, जिसको बाइल जूस ने एक्टिवेट किया है, ठीक है, लाइपेज इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय द बाइल जूस, will be converted into diglyceride and then in monoglyceride. Similarly, nucleic acid in the presence of nucleus, nucleus किसका पार्ट है? पैनक्रियाटिक जूस का, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा and then with the help of the intestinal juice, that is nucleosidases, it will be converted into न्यूक्लियो, मतलब पहले ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हुआ, देन न्यूक्लियोसाइड, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डाइपेप्टाइड कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड with the help of dipeptidase, then maltose with the help of maltase converted into glucose plus glucose, lactose in the presence of lactase converted to the glucose and galactose, sucrose in the presence of sucrase converted into glucose and fructose, and then nucleotide in the presence of nucleotidase, then पहले तो न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट होगा, फिर न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट होगा। देन जो फैट था ग्लिसराइड, डाई एंड मोनोग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो भी पूरा का पूरा पढ़ा प्रोसेस, दिस वाज ऑल इन द ड्यूडेनम। देन इन जेजुनम एंड इलियम which is again the part of the small intestine, उसमें क्या होता है, ये जो सारी चीजें फॉर्म हुई हैं, दैट इज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे ऑल गेट एब्सॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, ये एनसीईआरटी का है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, दैट प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, proteins, proteases, peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice as given below. ये पूरा का पूरा था प्रोटीन का, ठीक है। फिर ये पॉलीसेकेराइड, फैट,
न्यूक्लिक एसिड, और फिर उसके बाद ये with the help of intestinal juices, these enzymes in the succus entericus act on the end product of the above reactions to form a respective simple absorbable form, and these final steps in the digestion occur very close to the mucosal epithelium of intestine. Then we have last para, that the breakdown of biomacromolecules as mentioned यहाँ पे as mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substance thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substance are passed on to the large intestine. ठीक है, अब जो इसमें अनडाइजेस्टेड बच गया, इसमें जो अनएब्सॉर्ब बच गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा. नेक्स्ट, no significant digestive activity occur in the large intestine. The function of large intestine is, first is absorption of some water, minerals and certain drugs, secretion of mucus which help in adhering the waste undigested particle together and lubricating it for an easy passage. पहला तो ये है एब्जॉर्प्शन का, दूसरा है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो हेल्प करेगी ये जो बाकी सारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उसको एक साथ लाने में एंड लुब्रिकेटिंग करने में हेल्प करेगी फॉर एन इजी पैसेज टू द रेक्टम. The undigested, unabsorbed substance called feces enter into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevent the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. तो ये हो गया कि अनडाइजेस्टेड जो भी होगा, अनएब्सॉर्ब सब्सटेंस जो भी होगा, फीसेस के फॉर्म में एंटर कर जाएगा सीकम. सीकम जो था पार्ट स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का उसमें, ठीक है, एंड देन इलियोसिकल वाल्व के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. इलियोसिकल वाल्व इज मेंट फॉर द प्रिवेंशन of the backflow of that fecal matter back into the ileum, ठीक है ना. So it is temporarily stored where in the rectum. The activities of gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for proper coordination of different parts. तो ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पूरा एक्टिविटी है ये दो चीजों के अंडर दो चीजों के कंट्रोल में है. फर्स्ट इज द न्यूरल एंड सेकेंड इज योर हार्मोनल. न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में ही पूरा का पूरा आता है. ठीक, सो लिखा है यहाँ पर for the proper coordination of the different parts, the sight, smell and or presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of the saliva. अब देखने से या सूंघने से या फिर आपके ओरल कैविटी में अगर कोई खाना रखा है उसके वजह से सिक्रीशन ऑफ सलाइवा अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signals. उसी तरीके से गैस्ट्रिक मतलब जो आपके स्टमक है और जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे सिक्रीशंस पढ़े, ये सारे के सारे जैसे आपका सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो रहा है विद द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड, उसी तरीके से ये भी स्टिमुलेट होता है विद द न्यूरल सिग्नल्स. ठीक है, द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल्स. द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल can also be moderated by neural mechanism both local and through the CNS. Local means जो है local, CNS मतलब central neural system, ठीक है. CNS hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa. ठीक, हार्मोनल कंट्रोल के लिए क्या है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है लोकल हार्मोन्स के थ्रू that are produced by the gastric and the intestinal mucosa, उससे हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है. उसके बाद आओ यहाँ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. तो okay. The energy requirement of animal and the energy content of food are expressed in terms of
the measure of heat energy because the heat is the ultimate form of all the energies. तो ये तो ओके है. This is often measured to as a calorie or a joule, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. ये joule का definition हो गया. Since this value is a tiny amount of energy, physiologists commonly use the kilocalorie or kilojoule. तो physiologist जो होते हैं वो तो किलो जूल और किलो कैलोरी यूज करते हैं क्योंकि जूल उनके लिए एक बहुत छोटी यूनिट है. 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, मींस जो न्यूट्रिएंट्स के साथ काम कर रहे हैं, न्यूट्रिनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू यूज किलो कैलोरी एज कैलोरी और अ जूल. वो किलो कैलोरी या किलो जूल को इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और जूल के तरीके यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और जूल्स, जिसका जो फर्स्ट वर्ड लेटर है दैट इज कैपिटलाइज्ड. The amount of heat liberated from the complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter, a closed metal chamber filled with O2, is called as its gross calorific value or the gross energy value. अगर हम कुछ ऐसे situations, कुछ ऐसे conditions लगा दें जैसे कि 1 ग्राम ऑफ फूड है, उसको हम बॉम्ब कैलोरी मीटर में डाल रहे हैं. बॉम्ब कैलोरी मीटर मतलब कंडीशन है, उसमें हर एक चीज की अपनी अपनी अमाउंट होगी. उसमें अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो जो भी वैल्यू आएगी मुझे उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट की, उसको ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू कहेंगे. लेकिन अगर हम लोग बॉम्ब कैलोरी मीटर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अगर मीन्स विदाउट यूजिंग द बॉम्ब कैलोरी मीटर, तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजिक वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है फिजियोलॉजिक वैल्यू एंड अ ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है. अब प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के दिए गए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 4.1 है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का 4.1 है. देन उसके बाद प्रोटीन का 5.65 है एंड फैट का 9.45 है. लेकिन वहीं पर अगर आप फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखोगे जब बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर जो वैल्यू आएगी वो 4 एंड अगेन 9. मीन्स द फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो कम आती है इन कंपैरिजन टू द ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एब्जॉर्प्शन की. Absorption is a process by which the end product of digestion passes through the intestinal mucosa into the blood or the lymph. It is carried out by passive, active, or facilitated transport mechanism. Small amount of monosaccharides like glucose, amino acid, and some electrolyte like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. तो सिंपल डिफ्यूजन से हम लोग का क्या क्या यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है. So simple diffusion से small amount of monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolyte like chloride ions are absorbed. So simple diffusion से हमारे पास पहला है simple diffusion जिसमें हमारे पास है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से हुआ. देन वी हैव द पैसेज ऑफ these substances into the blood depends on the concentration gradient. However, some substances like glucose, amino acid are absorbed with the help of carrier proteins, and this type of mechanism is called as facilitated transport. ठीक है, अब कुछ ऐसे है लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, मतलब ग्लूकोज सिंपल भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड भी जा रहा है. सो फैसिलिटेटेड में अगर मैं बात करूं, फैसिलिटेटेड तो उसमें आपका ग्लूकोज भी है एंड अमीनो एसिड भी है, मतलब ये दो तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा है
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये तो पता है कि वाटर का तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से ही होगा ट्रांसपोर्ट. Then active transport occur against the concentration gradient, hence require the energy. Various nutrients like amino acid, monosaccharide like glucose, electrolyte like Na positive are absorbed by this mechanism. So यहाँ देखिए active transport से amino acid, monosaccharides like glucose and Na positive ions हैं. तो सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी है अपना यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे पास है ग्लूकोज, देन Na पॉजिटिव एंड अगेन अमीनो एसिड. ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ये सिंपल से भी होता है, फैसिलिटेटेड से भी होता है, एक्टिव से भी होता है. ये मेरा लिखने का यही एक मेन था रीजन, दैट ये बता सकूं कि जो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड है ये तीनों में है. फिर उसके बाद जो क्लोराइड आयन का है वो सिंपल में है और जो Na पॉजिटिव का है वो एक्टिव में है. एंड वाटर तो सदा बाहर है, ऑस्मोटिक से होता है. ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की बात है. ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, दे कैन नॉट बी एब्सॉर्ब डायरेक्टली. उसके लिए मैकेनिज्म होगा. सी फॉर द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल they cannot be digested directly into the blood. First, they are incorporated into small droplets called as the micelles, which moves into the intestinal mucosa, and then they are reformed into small proteins coated fat globules called as chylomicrons, which are transported into the lymph vessels, lacteals of the villi, and these lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the bloodstream. So मतलब कि पहले तो ये फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल्स हैं इसको हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको मिसल्स कहते हैं. अब ये मिसल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मींस जो इनर लेयर है इंटेस्टाइन की उसमें मूव करती है. जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर चली जाती है तो वहां पर वो अपना शेप को फिर से चेंज करती है और उसके जो चारों तरफ है फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं. फैट ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर जाते हैं जिसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं. दीज काइलोमाइक्रोन्स they enter into the lymph vessel or the lacteal in the villi, and these lymph vessel ultimately जो lymph होते हैं ये तो इनका काम होता है कि जो भी ब्लड में जो भी सब्सटेंस है उसको पहुंचाना है. ठीक है, इनका काम यही है. तो lymph vessels फिर उसको अल्टीमेटली रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में. अगर मैं बताऊं उसे डायग्राम बना के तो मैं वो भी करूं. देखो ये विलाय ऐसा करके है, विलाय पूरा अंदर का है पूरा सब्सटेंस. अंदर में सॉरी इसके अंदर लैक्टियल है, ऐसा करके यहाँ पे लैक्टियल बना होगा. अब क्या होगा, सबसे पहले जो सब फैटी ग्लोब्यूल्स हैं और ये हैं, ये यहाँ पर है, ये अंदर जाएगा यहाँ पर. ठीक है, पहले तो ये मिसल के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर मिसल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अंदर जाएगा तो अंदर में यहाँ पर ये गया, इसके चारों तरफ ये रीफॉर्म कर जाएगा और इसके चारों तरफ एक फैटी लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा काइलोमाइक्रोन. नाउ दिस काइलोमाइक्रोन will move into the lacteals, and these lacteals are, we know that they will be connecting with the lymph vessels. लैक्टियल डायरेक्टली फिर लिम्फ वेसल्स में जाएंगे और वो लिम्फ वेसल्स उसको ब्लड में पहुंचा देंगे. ठीक है. Now absorption substances takes place in different parts of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occur in small intestine. A summary of absorption is written over here. पहला तो है माउथ का. माउथ में certain drugs coming in contact with the mucus of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. Stomach की बात करूं, absorption of water
simple sugar and alcohol takes place in the stomach. ये तो सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड हो या ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड हो. ठीक है, इन द म्यूकोसा, थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जहां पर वाटर, मिनरल्स, ड्रग्स, इन सबकी एब्जॉर्प्शन होती है. So the absorbed substance finally reaches the tissues, which utilize them for their activities. This process is called assimilation. तो जब जो भी absorbed food है through ileum, through jejunum और through any part of the alimentary canal, तो जब ये tissues के पास जाता है तो वहां पर जब इसको utilize किया जाता है तो that process is called as assimilation. Now the digestive waste solidifies into a coherent feces in the rectum. Initiate a neural reflex causing an urge or a desire for its removal. The ejection of the feces to the outside through the anal opening is defecation, which is a voluntary movement and is carried out by a mass peristaltic movement. Then we have further disorders of the digestive system. The inflammation of intestinal tract is the most common ailment due to the bacterial or the viral infection. The infection are also caused due to parasites in the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm. Now, पहला है disorder that is jaundice. Jaundice में the liver is affected and skin and eyes they turn yellow due to deposit of bile pigment. बाइल पिगमेंट येलो कलर का होता है बिलोरुबिन एंड बिलोबोडिन की वजह से, तो उसकी वजह से जो आईज है, स्किन है, वो येलो हो जाता है. ठीक है. देन वॉमिटिंग वी नो ejection of the stomach content through the mouth and this reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. जो vomiting का center है that is present in medulla oblongata, वहां से ही रिफ्लेक्स, वही रिफ्लेक्स सेंटर है जो कि इसको कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को. एंड अ फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रीसीडेड वॉमिटिंग. नॉसिया मींस चक्कर आना जैसा. वोवल मूवमेंट, ऑप्शन ऑफ फूड. इसीलिए सैलेन का जो इसीलिए सैलेन वाटर चढ़ाया जाता है क्योंकि उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकल ही जाते हैं. Constipation. In constipation, the feces are retained within the colon, as the bowel movement occurs irregularly. Ingestion में क्या होता है? Feeling of fullness. पेट भरा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है. In this condition, the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness. And the causes of ingestion are inadequate enzyme secretion and anxiety, food poisoning, overeating, or spicy food. Then we have about the PEM. PEM में क्या है? Marshmallows एक disease kwashiorkor. Marshmallows में जब there is a deficiency होगा. Kwashiorkor is a condition when there is, ठीक है. तो marshmallows is produced यहाँ. Marshmallows is produced due to the Simon deficiency of proteins and calories. It is means 1 साल का कम बच्चा है उसमें ये होगा. ठीक है, पहली बात इसमें कैलोरी एंड प्रोटीन दोनों की वजह से होगा. The age is less than 1. Then we have if the mother's milk is replaced too early by other food which are poor in health, both protein and calorie value. Second pregnancy or the childbirth when the older infant is still too young. In this, the protein deficiency impairs the growth and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation of body, thinning of limbs results. The skin becomes dry, thin, and wrinkled. Growth rate and the body weight declines considerably. Even growth and development of the brain and mental facilities
faculties are impaired. ठीक है, क्वाशियोकर में क्या है, ओनली प्रोटीन की डिफिशियंसी आएगी क्वाशियोकर में, unaccompanied by calorie deficiency. It results from the replacement of mother's milk by the high caloric low protein diet in a child more than 1 year. So जो age है that is more than 1 year of the child, like Marasmus, Kwashiorkor shows wasting of the muscles, thinning of limb, failure of growth and brain development. But unlike Marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive oedema and swelling of the body parts are seen. So Kwashiorkor and Marasmus, they were important. So मैंने इसकी रीडिंग बता दी. ठीक, अब तो आज की क्लास में हम लोग ने पूरा डाइजेशन पढ़ा. एक्चुअली द चैप्टर एंड्स हियर फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इसमें पूरा डाइजेशन का था, एब्जॉर्प्शन का था, एंड दिस डाइटरी जो है पिम पीएम एंड दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा एंड डिसऑर्डर्स पढ़ा. एंड आई होप सो जो भी मैंने पढ़ाया आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं. तो समझ आया होगा आपको, होपिंग दिस. थैंक यू सो मच for attending the class.